आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 3 कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक नागरिक शास्त्र, जिसको इंग्लिश में सिविक्स कहते हैं, का अध्याय 3 संसदीय शासन व्यवस्था के प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न अभ्यास। आइए जाने। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना रिक्त स्थान में हुई थी। तो यहाँ आपका भराएगा 28 दिसंबर 1885। ठीक है, फिर से देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला 2 नंबर देखिए, राज्यसभा में अधिकतम रिक्त स्थान सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ आपका भराएगा 250। फिर से देखिए, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और देखिए 250 में 238 जो है ये राज्यसभा में निर्वाचित होके आते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। अगला देखिए 3 नंबर, वर्तमान में लोकसभा के लिए कुल रिक्त स्थान सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ आपका भराएगा 543। फिर से देखिए, वर्तमान में लोकसभा के लिए कुल 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। सरकार बनाने की इच्छा रखने वाले राजनीतिक दल को निर्वाचित सदस्यों में बहुमत प्राप्त करना होता है। क्योंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य एवं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य होते हैं, इसलिए स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होना चाहिए। ठीक है, अगर यदि इससे कम हो जाता है तो वो सरकार नहीं बना सकता है। अगर यदि उसको सरकार बनाना होगा तो उसको दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि गठबंधन करना पड़ेगा, उससे मित्रता। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए रिक्त स्थान एवं अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्त स्थान सीटें आरक्षित हैं। तो यहाँ आपका भराएगा पहले 84 और इधर 47। ठीक है, फिर से देखिए इसको, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, जिसको SC कहते हैं, ठीक है, इसके लिए 84 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए, जो कि ST है, के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, आरक्षित कहने का मतलब क्या होता है? रिजर्व होता है। ठीक है, उसमें कोई इसके अलावा दूसरे जाति के लोग नहीं आ सकते हैं। अगला 2 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में द्विसदनीय विधानमंडल कब बना? उत्तर देखिए, 1919 में द्विसदनीय विधानमंडल बना। यह भारत सुधार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर बनाया गया। अगला प्रश्न है 2 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? देखिए उत्तर देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, तो आप इसके लिए सिर्फ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लिख सकते हैं, आगे लिखना चाहें तो लिखिए या नहीं लिखिए।
कोई दिक्कत नहीं। अगला 3 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संसद के तीनों अंगों के नाम लिखिए। देखिए उत्तर में, भारतीय संसद के तीनों अंगों के नाम हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा तथा तीसरा है राज्यसभा। ये तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर है प्रश्न। देखिए 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? उत्तर देखिए 2014 ईस्वी में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था और इसमें विजेता भारतीय जनता पार्टी हुई थी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न 5 नंबर, लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? उत्तर देखिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हुए होते हैं, इसलिए ये लोगों का लोकप्रिय सदन होता है। ठीक है, लोकसभा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? उत्तर देखिए 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। चलिए थोड़ा सा एंग्लो इंडियन के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, किताब में शायद इसको नहीं दिया हुआ है, आपको बताते हैं। संविधान के अनुच्छेद 366 के तहत एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हों। यह शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत में काम कर रहे हों और भारतीय मूल के हों। एंग्लो इंडियन शब्द को भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया था। इसके अनुसार एंग्लो इंडियन के भारत में आने की शुरुआत उस समय हुई थी जब अंग्रेज भारत में रेल की पटरियां और टेलीफोन लाइन बिछा रहे थे। इस काम को करने के लिए यूरोपियन समाज के लोगों को भारत में बुलाया गया और फिर उन्होंने भारत में ही शादियां की और फिर यहीं बस गए। एंग्लो इंडियन परिवारों में सबसे ज़्यादा संबंध रेलवे से ही था। इन परिवारों के लोगों को आज भी खुद को रेलवे चिल्ड्रन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे और भी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आइए चर्चा करें। में 3 नंबर प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली के मुख्य लक्षण क्या हैं? हमने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया? उत्तर देखिए संसदीय शासन प्रणाली के मुख्य लक्षण हैं कि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका परस्पर जुड़े होते हैं। इस प्रणाली में राज्य तथा सरकार के मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। आगे संसदीय प्रणाली को भारतीय राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा तत्कालीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर,
भारतीय संसद की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, भारतीय संसद की संरचना में लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी कि सांसद, ठीक है, में से एक समूह सरकार बनाती है और ये सांसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या अंतर है? उत्तर देखिए, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली में निम्नलिखित अंतर हैं। देखिए, पहला, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका से प्राप्त करती है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला देखिए, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में सरकार स्वतंत्र होती है। संसदीय प्रणाली में राज्य और सरकार के मुखिया अलग अलग होते हैं, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में राज्य और सरकार दोनों का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। अगला, संसदीय प्रणाली में सरकार का निर्माण जनप्रतिनिधि या संसद से होता है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति के अतिरिक्त कार्यपालिका में कोई निश्चित सदस्य या जनप्रतिनिधि नहीं होता है। इस प्रश्न को थोड़ा सा संक्षेप में समझ लीजिए, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या अंतर है। ठीक है, संसदीय प्रणाली में क्या है कि ये स्वतंत्र नहीं है, इसको हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है, कि वो क्या परमिशन देगा। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में क्या है कि ये खुद एक है और ये अपना मर्जी से काम करता है, यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है, इसका अध्यक्ष है और वो अपने हिसाब से वो काम करते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जैसे राजा अपनी इच्छा अनुसार कोई भी काम करवा सकता है, ठीक है, लेकिन संसदीय प्रणाली में क्या है कि यहाँ पे जनता माने विधायिका, कहने का मतलब लोगों, जनता का उस पर राय लेना पड़ता है, ठीक है। और सरकार का प्रमुख, जिसे आमतौर पर प्रधानमंत्री कहा जाता है, वही वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है। तो यहाँ बस इतना समझ लेना है कि संसदीय प्रणाली में आपको ये दूसरों पर निर्भर है और अध्यक्षीय प्रणाली ये स्वतंत्र है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, लोकसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 543, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 272, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा 250। चौथा प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा
उपराष्ट्रपति। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, झारखंड राज्य को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 14। 14 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।